Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने ई पाठशाला के चैनल पे चैप्टर 5 किया था और चैप्टर का नाम था लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। आप इसे विधानसभा भी कह सकते हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया और ये समझाने के साथ मैंने इसको कैलकुलेट किया कि वीडियो के अंदर कुछ और बदलाव करने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ पार्ट इसके अंदर ऐड हुआ है, तो उस चीज़ को भी मैंने कोशिश करी है कि उसको एक नए तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करवाई जाए। तो विधानमंडल, जिस बच्चे ने वीडियो का पहला पार्ट देखा है वो दोस्तों ये सेकंड पार्ट बहुत आसानी से समझ पाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है कि वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। सो नाउ वी बिगिन। आपने ये देखा था कि जितने भी एमएलए होते हैं या जितने भी एमपीज़ होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताई थी। क्वालिफ़िकेशन इन द सेंस नॉट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी उसकी क्या क्या हो सकती है अगर उसे एक एमपी या एमएलए बनना है। तो इस हिसाब से मैंने राजपाल यादव का एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको। अगर आपको राजपाल यादव की कहानी याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हैं, अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आप ये बता सकते हैं कि क्या राजपाल यादव एक एमपी के इलेक्शन के लिए कैपेबल है या नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बहुत टाइम से एक बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं सिचुएशन ये रहती थी कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है या पार्लियामेंट का काम क्या होता है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप क्योंकि 11th क्लास में हो तो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। वैसे रैंडमली बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट सेलेक्टेड कुछ चीज़ें निकाली हैं जिसको आप बहुत आसानी से एनालाइज कर पाओगे और समझ पाओगे कि पार्लियामेंट के ये काम होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायिकी कार्य। दैट मीन्स एक ऐसे काम होते हैं पार्लियामेंट के यानी कि सांसद के जो लेजिस्लेटिव से जुड़े हो, यानी कि जो स्पेशली विधायिका से जुड़े हो। बेसिकली क्या काम होता है लोगों का इनका? पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉ, यानी कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव शक्तियाँ ये होती है, वो या तो वो लॉ बना सकता है जो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो मनी बिल और नॉन मनी बिल से रिलेटेड चीज़ों को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सके। अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनी बिल और नॉन मनी बिल होता क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन आपको ये जानना है पैसों से रिलेटेड, वित्तीय फैसलों से रिलेटेड या बिना वित्तीय फैसलों से रिलेटेड कोई भी बिल पेश करना हो तो वो हमेशा लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर ही आता है जो पार्लियामेंट में फेस किया जाता है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, भारत के अंदर एक कानून लाया जा रहा था जो नागरिक के अधिकार से रिलेटेड भी था और कुछ लोगों को माइग्रेंट कराने से रिलेटेड भी था। तो वो भी एक बिल था और वो भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? अगर आपको याद हो तो वो संसद यानी कि पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो एक तो ये पावर होगी इनकी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे इनका मेन जो फंक्शन मैं बोल सकता हूँ, धन खर्चा करते समय ये सब कुछ बताते हैं कि विकास के स्टेटस क्या है, इस समय पे क्या चीज़ अप्स हुई है, क्या चीज़ डाउन हुई है और कितना पैसा हम किस चीज़ के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। ये आने वाले 5 साल के अंदर सरकार, सांसद अपने पार्लियामेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश करती है और ये बताती है कि किस तरीके से सरकार पैसा खर्च करेगी। सो दिस इज़ योर लेजिस्लेटिव फंक्शन। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी इजीली। सो नाउ अब हमें जानना है कंट्रोलिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब किस तरीके से लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट जिसे आप बोलते हैं वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। अब आपको एग्जीक्यूटिव समझ में आया होगा क्योंकि मैंने ये चैप्टर पहले ही अपलोड कर दिया था। एग्जीक्यूटिव सरकार के वो हिस्से होते हैं जो सरकार को चलाने में मदद करते हैं, जैसे स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, लोकल मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव के ही हिस्से होते हैं। अब आपको लगता होगा कि यार जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बड़ा होता है तो लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है? दोस्तों कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को एक अलग पावर दी हुई है। तो
तो लेजिस्लेचर यानी कि हमारे संसद के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर आपको याद हो, संसद पूरी तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी उनके मंत्री परिषद होते हैं, जिन्हें आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से नियंत्रित कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि देश का कोई भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो दोस्तों सपोज अगर उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करा, तो जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं वो इन सभी मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट में एक महाअभियोग लेके आते हैं, जिसे आप इम्पीचमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे भारत के अंदर वैसे कभी हुआ नहीं है, आई थिंक पाकिस्तान में हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन यहाँ पर हमारे भारत देश के अंदर महाअभियोग कभी नहीं आया। लेकिन दोस्तों संसद के पास ये पावर होती है, अगर हमारे देश में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करते हैं तो उन्हें महाअभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो दोस्त आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसका भी अच्छी तरीके से प्रावधान दिया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। दूसरी बात करते हैं हम फाइनेंशियल फंक्शन, यानी कि जो पैसों से रिलेटेड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, देश का पैसा जो कितना खर्च होना है, कहाँ खर्च होना है, वो कहाँ पास होता है? हमारे पार्लियामेंट में होता है। और किसके थ्रू? बजट के थ्रू। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा हर 5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर बजट आ जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि हमारे भारत देश के अंदर एट प्रेजेंट टाइम जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो कौन है? ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है जिन्होंने अभी रिसेंटली बजट पेश किया होगा और बहुत वो विवादों में भी रही थी। जो भी है आप उनका नाम सर्च करके बता सकते हैं, आपकी जीके की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन संसद यानी कि जो हमारा उनका मेन फंक्शन होता है वो पैसों से रिलेटेड होता है। संसद जो होता है वो हमारे देश के खजाने को इफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, मैं कहूँ तो वो इसीलिए क्योंकि संसद के पास पावर होता है कि वो बताएगा कि कितना हमारा पैसा देश में एक्सपेंडिचर चीज़ों में खर्च होगा और कितना पैसा हमारे देश में नॉन एक्सपेंडिचर चीज़ों में खर्च होगा। वो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि सेंट्रल के पास कितना पैसा खर्च होगा 5 साल में और स्टेट के पास कितना फंड जाएगा 5 साल के अंदर। तो इसीलिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि फंक्शनल पावर जो है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास ही होती है और ये बजट जो पेश होता है ये संसद में ही पेश होता है। तो आपको थोड़ा फोकस रखना है। नाउ अब डिबेट की अगर बात करें, आपको ये लगता होगा कि रूलिंग पार्टी जो सत्ता के अंदर आई है पूरी मेजॉरिटी के साथ वो अपनी हुकूमत दिखाएगी संसद के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। पार्लियामेंट के अंदर डिबेटिंग फंक्शन भी होता है, वाद विवाद के मुद्दे भी होते हैं जिसमें अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकती है और वो भी बिल्कुल फ्रीली। ऐसा नहीं होगा कि रूलिंग पार्टी अपनी शक्ति दिखाएगी देश में और वो कहेगी कि ये एमपी में से क्वेश्चन नहीं कर सकता। हालांकि कुछ दिनों के अंदर ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले थे हमारे संसद के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम हर किसी इशू पर बहुत फ्री एंड फेयर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊं तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं डिस्कशन के लिए एक अच्छा मंच है। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी अपने घर के अंदर मीटिंग बुलाएंगे पार्लियामेंट की और वहाँ पे किसी भी चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी डिबेट होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सांसद है, वो बिल्कुल फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य। अगर आपको लगता है कि संविधान से रिलेटेड संविधान में कुछ बदलाव करने हैं तो वो भी काम हमारे पार्लियामेंट में होता है। दूसरा इलेक्टोरल फंक्शन, चुनावी कार्य, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने की पावर भी हमारे संसद में ही होती है। तो अब देखो, जो चुन सकता है वही उसे हटा सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो फेज हैं, यानी कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये रहती है कि यार लोकसभा की पावर क्या होगी या राज्यसभा की पावर क्या होगी। और पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा भी गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ कैसी होती है या उन पे क्या कंट्रोल होता है और उन पे क्या कंट्रोल होता है। लगभग 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ पे फोकस कराने की कोशिश करूँगा, अगर आपने उसे याद कर लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
नंबर 1, क्योंकि आप सभी को पता है लोकसभा के व्यक्ति यानी कि लोकसभा के एमपी या एमएलए में बोलूं तो जो विधानसभा में बैठते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। इस हिसाब से सब्जेक्ट इंक्लूडिंग यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कंट्रोल बाय लोकसभा। अब यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है वो आपको आने वाले चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संघीय सूची और समवर्ती सूची, ये दोनों सूची के जितने भी विषय होते हैं, देश के अंदर जो भी काम होते हैं, वो पूरी तरीके से लोकसभा के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं यानी कि कंट्रोल होते हैं, और ये शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी संशोधन करना हो तो लोकसभा के लोगों की वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, कोई भी धन विधेयक हो यानी कि पैसों से रिलेटेड बिल हो या पैसों से बिना रिलेटेड कोई बिल हो, वो लोकसभा के अंदर पेश हो सकता है। दूसरी, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना हो या उनका चुनाव करना हो तो लोकसभा को मेन पूछा जाएगा। दूसरी, अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनना हो या हटाना हो तो भी लोकसभा को चुना जाएगा। तीसरा, प्रश्नकाल पूछते समय हमेशा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम लोकसभा का ही होता है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहा है तो दोस्तों उन्हीं के लिए ही, अगर प्रधानमंत्री ने समय समय पे अपना जो विश्वास पात्र है वो शो नहीं करा तो कोई भी सदस्य जो गठबंधन सरकार चला रहा हो उनमें से कोई भी सदस्य नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल ला सकता है, जिससे देश में प्रधानमंत्री की सीट खतरे में हो सकती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसके ऊपर आप चाहें तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है क्या। लेकिन आपको बेसिकली इसमें इतना समझना है कि अगर आपको लगता है कि समय समय पर प्रधानमंत्री अपना विश्वास पात्र नहीं दिखा सकते तो अपोजिशन पार्टियां नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल लेके आती है, चाहे वो सरकार मेजॉरिटी में ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर लोकसभा के अंदर एक पावर ज़रूर ये होती है कि वो अलग अलग कमेटियाँ बना सकते हैं, अलग अलग कमीशन बना सकते हैं। कमेटियाँ इसलिए, मान लीजिए कि अभी रिसेंटली मैं बोल सकता हूँ कि देश के अंदर जिस तरीके से अभी जो हसरत में जो रेप सीन हुआ है, तो चाहे तो लोकसभा की जो कमेटी है वो इस हसरत केस के लिए अलग से एक कमीशन बना सकती है। इसकी पावर हमेशा लोकसभा के पास ही होती है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, आसपास चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्ति के बारे में। तो राज्यसभा की शक्ति भी लगभग एक समान है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को हटाने का और चुनने का काम भी राज्यसभा के लोगों का होता है, जो एक एमपी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है या अपॉइंट करना है तो भी इनकी वोटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। संशोधन अगर कुछ भी पास हो रहा है, संविधान में कोई बदलाव हो रहा है तो भी राज्यसभा की वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, राज्यसभा के पास सिर्फ पावर होती है मैं बोल सकता हूँ रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट होती है, लेकिन स्टेट लिस्ट पे काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो के अंदर राज्यसभा की शक्ति को इफेक्ट करती है वो ये है कि राज्यसभा सिर्फ गैर धन विधेयक, जिसे आप नो मनी बिल बोलते हैं, उसका सामना कर सकती है। मतलब अगर मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टेट के अंदर कोई भी हॉस्पिटल बनना है तो दोस्तों ये हॉस्पिटल पैसों से बनने वाला एक बिल है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपना इंटरफेरेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ज़रूरी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता लोकसभा के ऊपर कि आपको ये बिल के लिए हमसे सजेशन लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल जो पैसों से रिलेटेड ना हो तो उसके लिए राज्यसभा की परमिशन ली जाएगी। लेकिन अगर देश का पैसा कहाँ खर्च होना है, कितना खर्च होना है, दोस्तों उसका डिसीजन लेने का पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही होता है। 14 दिन के लिए, ये दिन याद रखना आप, 14 दिनों के लिए राज्यसभा के पास कोई भी मनी बिल जाता है और 14 दिन तक राज्यसभा के लोग उस मनी बिल के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो राज्यसभा के लोग लोकसभा को वो बिल वापस देते हैं और दोस्तों अब लोकसभा के लोगों के पास होता है ये पावर कि वो उस बिल के अंदर बदलाव करे या ना करे, क्योंकि मनी बिल की शक्ति जो होती है वो सिर्फ लोकसभा के लोगों के पास होती है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता।
ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। अगर आपको क्या लगता है कि सपोज मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई मनी बिल पेश करा और राज्यसभा के अंदर वो मनी बिल 14 दिन के रिकमेंडेशन के लिए गया, लेकिन दोस्तों 14 दिन के रिकमेंडेशन के बाद जब वो राज्यसभा के अंदर वापस आता है तो क्या लोकसभा के लोग उसमें बदलाव करें या ना करें? तो इसमें तो मान लीजिए कि लोकसभा के लोग कहते हैं कि हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में राष्ट्रपति अपनी खुद की पावर दिखा सकता है और दोनों को एक, मैं बोल सकता हूँ, संयुक्त मीटिंग करवा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है, लेकिन हम राष्ट्रपति की पावर नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, अब बहुत टाइम से आपको बिल समझ में आ रहा है कि ये बिल है क्या, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें काम करना है और इस चीज़ के लिए हमें काम करना है। असल में दोस्तों बिल एक विधेयक की तरह होता है जो किसी के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। यहाँ पे वो मंत्री भी हो सकता है, मंत्री भी नहीं हो सकता है, हेड भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये विधेयक है, ये पहले बिल बनता है, बाद में जाके इसको एक्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों बिल बहुत प्रकार के होते हैं हमारे देश के अंदर। गवर्नमेंट बिल भी है, प्राइवेट मेंबर बिल भी है, मनी बिल भी है, नॉन मनी बिल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी है और ऑर्डिनरी बिल भी है। इन सभी बिलों के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि इसको कैसे संशोधन किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए किस टाइप के ये बिल होते हैं। नंबर 1, प्राइवेट बिल वो होते हैं जो कोई भी गैर मंत्री इसको पेश करता है। अब ये लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। प्राइवेट बिल ये हो गया। गवर्नमेंट बिल वो हो गया जो किसी मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाए, उसे हम गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। दूसरा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल वो बिल होते हैं जो कॉमन पीपल से रिलेटेड, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ते हों, तो वो ऑर्डिनरी बिल हो गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वो हो गया इसके बिहाव पे हमारे देश के संविधान में कोई बदलाव किया जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो गया। उसके बाद दोस्तों मनी बिल। मनी बिल हमेशा लोकसभा के पास ही इसको पास करने की पावर होती है। तो मनी बिल किससे रिलेट हो रहा है? जो पैसों से रिलेटेड होता है। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा। नॉन मनी बिल वो बिल जो पैसों से रिलेटेड ना हो। तो दोस्तों वीडियो के तीसरे पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल पास कैसे होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, इसके क्या स्टेप होते हैं, क्या चरण होते हैं। हम जल्द ही वीडियो के तीसरे पार्ट में मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसे कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।